नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हरियाणा का विशेष कार्यक्रम बढ़ते कदम। मैं अवरिंदर कौर आप सभी का स्वागत करती हूं। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस साल इस खास अवसर पर हरियाणा सरकार और हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से एक खास उद्देश्य जो है वो रखा गया है। बात करेंगे अवेयरनेस की, अवेयरनेस HIV एड्स के प्रति, और युवाओं को इस उद्देश्य के साथ जोड़ा गया है कि हम सोशल मीडिया या जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उसके ज़रिए अपने लिए सुचेत रहें, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जिएं, HIV एड्स के प्रति जो हमारे जहन में स्टिग्मा है, जो मिथ्स हैं, उनको दूर करें और इसका उपचार जो है वो ज़रूर करें। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुक्ता कुमार, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुक्ता। थैंक यू अवरिंदर जी। डॉक्टर मुक्ता, उद्देश्य जो रखा गया है युवाओं को खास तौर पर इस मुहिम के साथ जोड़ने का, इसी खास दिन को क्यों चुना गया 12 अगस्त? देखिए 12 अगस्त यानी कि युवा दिवस, इससे अच्छा मुझे लगता है कि एक इंटेंसिफाइड अवेयरनेस कैंपेन जो कि हम HIV के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अगेंस्ट ऐसा कैंपेन लॉन्च करने के लिए इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हरियाणा के हर युवा तक ये मैसेज जाए HIV क्या बीमारी है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सही जानकारी हो तो आप पूर्णतः इससे सुरक्षित रह सकते हैं। और युवाओं को इस उद्देश्य के साथ, इस मुहिम के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या आपके करिकुलम्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर बात करें स्पेशली तो वो कितने इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें अभी हम 12 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा हमारे ACS सुमिता मिश्रा मैम भी रहेंगे जी। तो उनके माध्यम से हम एक पंचकुला में पूरे हरियाणा के लिए एक लॉन्च करा रहे हैं जिसमें इस कैंपेन का लॉन्च होगा। और इस कैंपेन के दौरान विभिन्न तरह की गतिविधियां हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि जैसे अगर आप स्कूल और कॉलेज की बात करें तो उसमें विभिन्न तरह के HIV से रिलेटेड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, एनी स्टोरी राइटिंग, कोई अपना इंसिडेंट ब्रीफिंग, या फिर कोई फोक मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगह पे हम नुक्कड़ नाटक और परफॉर्मेंस भी परफॉर्म कराएंगे। इसमें हम कुछ कैब्स और जो ऑटोज़ हैं जो कि पब्लिक ज़्यादा यूज़ करती है उनको हम हायर करके 2 से 3 महीने के लिए उनको फॉर दिस एक्टिविटी हम उनको लॉन्च कराएंगे और उसकी हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और उसमें हम उस तरह के जो कॉमन अवेयरनेस से रिलेटेड फ्लैक्स हैं वो सब डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम रेगुलर इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इस बीमारी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए हमारी कोशिश रहती है, तो वो हम कंटिन्यूड करेंगे। लोकल चैनल्स जैसे FM के माध्यम से भी हम क्लिप्स जो है लोगों को तक पहुंचाते रहते हैं। जो राउंड अबाउट्स आपने देखे हैं उस पे डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम HIV पे अवेयरनेस की डिजिटल क्लिप्स जो है हम रेगुलर दिखाते रहते हैं। और जो हमारे कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब्स हैं उसमें हमने युवाओं को इन्वॉल्व किया हुआ है और उसमें अलग तरह से हम उनको एजुकेट करते हैं। पीयर एजुकेटर्स हम ट्रेन करते हैं जो कि इस बीमारी के बारे में हम उनको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे क्या इस फैलती है, कैसे फैलती है और कैसे इसकी टेस्ट करा के आप इलाज करा सकते हैं। मैम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते आप भी जानते हैं कि एड्स और HIV को लेकर सबसे बड़ा स्टिग्मा जो है वो हमारे मन में क्या है, आप उसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी HIV एक वायरल इन्फेक्शन है, अन्य बीमारियों की तरह भी ये एक बीमारी है, बट इसको लोगों ने क्योंकि यौन स्प्रेड से रिलेट कर दिया है इसलिए लोगों ने इसको जो है एक स्टिग्मा बना लिया है। जबकि एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन एक इसका छोटा सा पार्ट है जिससे इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य मोड्स हैं जिसके द्वारा ये ट्रांसमिट हो सकती है और ये एक बीमारी है जिसमें हम अगर बचाव अपना करें और अपने आसपास लोगों का अगर हम सही जानकारी रखें तो इससे बचाव संभव है
और इसका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा उपलब्ध है। किसी को पता चलता है उनको HIV एड्स है, तो आपकी सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले क्या हेल्प जो है उनको दी जाती है? अगर किसी को पता लगा तो वो हमारे किसी भी जो नज़दीकी स्वास्थ्य सेंटर है वहाँ पर जा सकता है। वहाँ पे हमारे ICTC सेंटर होते हैं जो स्पेसिफिकली HIV टेस्ट की करने के लिए और उसकी कंफर्मेशन के लिए बने हैं। बट अदरवाइज़ वो कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपनी शंका को जाहिर कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सारी टेस्टिंग, काउंसलिंग और फिर उसको ट्रीटमेंट से लिंक करना, और अगर जो ज़रूरतमंद हैं उनको पेंशन का भी सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। एक आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी, अपनी दिनचर्या बहुत नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं और लगता नहीं है कि उनको कोई बीमारी ऐसी हो सकती है, क्या ऐसे में HIV को पकड़ना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और शुरू में देखिए HIV जब बहुत ज़्यादा क्रूर रूप ले लेता है, मतलब बहुत बढ़ जाता है। बेसिक सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चले कि आप इस बीमारी की चपेट में आ रहे हो? HIV में तो इट इज़ वायरस। HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये तो एक वायरस है, उसका इन्फेक्शन हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, संक्रमित हो जाती है, तब ये एड्स का रूप ले लेती है। तो एड्स जब के रूप में मैनिफेस्ट करती है तो उसमें इम्यून डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि उसकी इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, उसको अलग तरह के कोई भी इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच करने लगते हैं, बॉडी वीक हो जाती है, जैसे रिकरेंट निमोनिया हो सकता है, और कोई भी बीमारी बहुत जल्दी से उसको और बहुत सीवियर तरीके से वो उसके प्रकोप में आ सकता है। इवन जैसे हम TB से भी इसको कहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पुअर हो जाती है तो TB होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ कंडीशंस में कैंसर का रिस्क भी, जैसे कापोसी सार्कोमा वगैरह है, उसका रिस्क भी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में बढ़ जाता है। तो हमारा सबको मैसेज ये रहता है कि अगर आप को लग रहा है कि आप किसी भी तरह से संक्रमित हो चुके हैं या हुए हैं या हो सकते हैं, तो आप रेगुलर जो है स्वास्थ्य केंद्र पे जाके इसकी निःशुल्क जांच करा सकते हैं, और वो जांच करा के आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को एक संतुष्ट हो सकते हैं कि मैं HIV से संक्रमित नहीं हूँ। क्या टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे? ये स्पेशली हरियाणा की बात करें। हाँ, हरियाणा के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, जिसमें कोई भी सिविल अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, इवन PHC है, सब PHC, CHC सभी जगह ये जांच उपलब्ध है। ये सिंपल कार्ड टेस्ट होता है जो हमारे लैब टेक्नीशियन सैंपल लेके करते हैं, और उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, और वो हम बड़े कॉन्फिडेंशियली, क्योंकि ये डेटा हम किसी के साथ और के साथ शेयर नहीं करते, तो ये मेरी टीम और सिर्फ मरीज तक ही पता होता है कि वो संक्रमित है। क्योंकि अभी भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं HIV को लेके एक स्टिग्मा ज़रूर है, जिससे वो उस तरह के पेशेंट्स के साथ स्टिग्मेटिक बिहेवियर करते हैं, जबकि उसके लिए हम काउंसल करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन के दौरान हम आम पब्लिक को जागरूक करते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि हम पास में बैठे हैं या बात कर रहे हैं या खाना शेयर कर रहे हैं या साथ में जॉब कर रहे हैं तो ये फैलेगी। ये तो इसका एक अलग तरह से संक्रमण होता है, जिसमें अगर वापस आए इसी बात पर, हमने इस बात को एक ही चीज़ से रिलेट कर दिया कि अगर हमारा जो इंटीमेशन है वो किसी ऐसे पर्सन के साथ होता है तो होता है, और क्या क्या वजह है HIV होने की? देखिए, ये ना जैसे हम कोई ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो वैसे तो बहुत प्रॉपर चेकिंग होती है, इसकी टेस्टिंग होती है बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड, लेकिन उसमें कई बार विंडो पीरियड में पेशेंट हो सकता है जिस समय वो डिटेक्ट नहीं होता। तो जब किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट्स मिले हैं तो उसमें कभी खतरा हो सकता है। दूसरा, अगर उसको उसने झोला छाप से या किसी अनट्रेन्ड डॉक्टर से अगर कोई इंजेक्शन लगवाए हैं जो कि स्टेराइल सिरिंजेस से नहीं लगे, तो अगर संक्रमित व्यक्ति के यूज़ वाली सिरिंज दोबारा यूज़ हुई है तो उसके माध्यम से फैल सकता है। आजकल बहुत यंग जनरेशन में टैटू का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो टैटू की निडल अगर कंटैमिनेटेड है और स्टेराइल निडल नहीं है, तो
तो उससे उस निडल के प्रिक से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा, जैसे जो कॉमन साइड जो बार्बर्स होते हैं, जो अभी भी अगर उस तरह वगैरह यूज़ करते हैं और ब्लेड नया नहीं यूज़ करते, तो उसमें अगर इन्फेक्टेड पेशेंट के बाद नॉर्मल किसी आदमी को अगर वो किया जाए तो यूज़ किया जाए, तो वो भी एक संक्रमण फैलाने का तरीका हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं और मेरे को लगता है कि हम ये जो हमारी ज़िंदगी की डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनके लिए ही इतने अवेयर नहीं हैं। तो जब आप लोगों से मिलते हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं, स्पेशली आपने उस्तरे की बात करी, युवाओं में टैटू की बात करी, उनका कैसा रिएक्शन होता है? लोग जिन लोगों को पता नहीं है वो बड़े एस्टोनिश्ड फील करते हैं कि उनको ये लगता है कि ये सिर्फ एक इंटीमेसी के साथ ही फैलता है, तो उनकी बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर होती हैं। और दूसरा ये कि मैंने हरियाणा में भी अपने काउंसलर्स को काउंसलिंग का पैटर्न भी चेंज करने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि जब हम HIV की बात करने लगते हैं तो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि डिपार्टमेंट में लोग कितने कंफर्टेबल हैं इसके बारे में बात करने। देखिए, मेरे डिपार्टमेंट में तो क्योंकि अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, इवन हमारे डिपार्टमेंट में खुद संक्रमित लोगों को भी हमने एम्प्लॉय किया हुआ है और इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि कौन संक्रमित है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट में किसी तरह का कोई स्टिग्मा या किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन इस तरह के पेशेंट्स को लेके नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो बीमारी इस तरह नहीं फैलती कि हम पास में बैठे हैं और फैले, तो उससे स्टिग्मा होने का वैसे भी कोई सेंस नहीं है। जब आप इसके जो मैंने आपको कहा अनप्रोटेक्टेड मेजर्स, जिसमें शेयर्ड निडल्स, जैसे ड्रग अब्यूज़र्स में शेयर्ड निडल्स वाला ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिससे कि HIV स्प्रेड होता है, क्योंकि वो निडल शेयरिंग करके इंट्रावीनस ड्रग यूज़ करते हैं। तो उनको भी हम मोटिवेट करते हैं और उनको भी ये बताते हैं कि शेयर्ड निडल से आपको HIV का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अवेयर कराने की ज़रूरत है सोसाइटी को कि किस मीन्स से फैल रहा है, और काउंसलिंग का पैटर्न भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब काउंसलर्स मैंने देखा मेरे डिपार्टमेंट में आने के पहले कि वो अपनी शुरुआत ही सेक्सुअल कांटेक्ट से करते थे, तो लोग कहीं ना कहीं इसको स्टिग्मा ही मानते थे और रिलेट भी उसी से ही करते थे। लेकिन मैंने उनको कहा कि बहुत सारे अदर मेजर्स हैं जिनसे ये फैलता है, आप उनकी बात करें और फिर एक मेजर ये भी है उसकी भी बात करें। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि लोगों की ये मानसिकता चेंज होने लगेगी। अब आप देखें, हेपेटाइटिस बी की लोग बात कर लेते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी का जो स्प्रेड होने का मोड है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है HIV का, बट हम HIV को स्टिग्मा मानते हैं बहुत ज़्यादा, हेपेटाइटिस बी को नहीं मानते हैं। वो लगता है कि नॉर्मल है, कि भाई हेपेटाइटिस हो गया है, लोग कहते हैं पीलिया हो गया है ना, काला पीलिया बोल देते हैं। तो जबकि दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, तब भी हम, क्योंकि हमने हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन कभी भी वो बोला तो इन्फेक्टेड ब्लड के उससे या निडल कंटामिनेटेड, तो इस तरह से हमने मोटिवेट किया। तो HIV में भी मुझे लगता है कि जो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं उसको सेक्सुअल उससे डीलिंक करके बाकी मोड्स पे भी फोकस करें और लोगों को अवेयर कराएं कि उनसे वो जागरूक हों और अपना बचाव रेगुलर हो करें। जी, प्रेग्नेंट लेडीज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डर जो है ये होता है कि जो हमारा आने वाला बच्चा है उसको किसी तरह से इस इन्फेक्शन का जो है वो असर नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी आप, और बचाव क्या है इन केस अगर पॉजिटिव आ भी जाए तो बच्चा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, उसके लिए क्या मेजर्स हैं? देखिए, कोई भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल पॉजिटिव है तो हम उसका कोशिश ये करते हैं कि हमारी 100% एंटीनेटल स्क्रीनिंग होती है HIV की हरियाणा में। तो उसमें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी HIV टेस्टिंग करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आ गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट इसका बहुत इफ़ेक्टिव होता है और हम उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट से लिंक कर देते हैं और उसको फॉलोअप पे भी रखते हैं रेगुलर। बट महिला को ध्यान ये रखना है कि वो दवाई को किसी भी तरह से छोड़े नहीं और नियमित रूप से उस दवाई का सेवन करती रहे। और फिर डिलीवरी के बाद हम बच्चे को भी एक नेविरपिन सिरप होता है जिसकी हम प्रोफाइलेक्टिक डोज देते हैं, और ये करने के बाद बच्चे की हम
कुछ महीने बाद टेस्टिंग कराते हैं कि उसमें ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये प्रोसीजर पूरा सिंसियरली फॉलो हो तो बच्चे में ट्रांसमिशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, आपने उसकी मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट करने की बात की है, वो प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और क्या वो थ्रू आउट द लाइफ ही चलेगा उनके लिए? हाँ, देखिए HIV की दवा जब स्टार्ट होती है तो वो थ्रू आउट लाइफ चलती है। जैसे ही हमारा केस कोई भी डिटेक्ट होता है, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, ट्रीटमेंट तुरंत इमीडिएटली आफ्टर कंफर्मेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसके रेगुलर काउंट्स मॉनिटर करते हैं, उसका वायरल लोड टेस्टिंग हम कराते हैं, जिसमें हमारा एम ये रहता है कि वायरल लोड उसका मिनिमल लेवल पे आ जाए और उसको हम वायरल सप्रेशन की स्टेज कहते हैं। तो अगर वो वायरली सप्रेस्ड है और उसका CD4 काउंट अच्छा है तो वो बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी सकता है। CD4 जो हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, आपने TLC सुना होगा, तो उसमें जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं उसकी उसमें एक मार्कर होता है CD4 मार्कर, तो जो बेसिकली इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो CD4 काउंट एक सर्टेन लेवल के अगर बिलो आ जाता है तो उसकी इम्यूनिटी हैम्पर हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वो इन्फेक्शन से ससेप्टेबल हो जाता है। तो CD4 काउंट अगर अच्छा है तो उसको हम मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी है और वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। बस उसको मतलब प्रिकॉशंस ये रखने होते हैं, एक तो दवा रोजाना खानी है, हम हमेशा वो कहते हैं एक ही टाइम पे होनी चाहिए। बिल्कुल, कोशिश ये करना चाहिए कि एक ही टाइम पे हो और वो मिस ना हो। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे हम इशू करते हैं दवा, वो महीने की इशू करते हैं, वो बड़े कैजुअल से हो जाते हैं जब उनको आराम आ जाता है और उनको लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है पेशेंट के लिए कि उसको ये लगे कि हमें कोई बीमारी नहीं है, और वो लेकिन वो दवा खाना फिर इरेगुलर कर देते हैं, तो उससे उनका वायरल लोड काउंट बढ़ जाता है। इन केस वो अगर रेगुलर मेडिकेशन जो है वो लेते रहते हैं तो उनको कितनी देर बाद जो है वो अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए? देखिए, हम महीने की इसीलिए इशू करते हैं कि वो महीने बाद जाएं, और एक तो उनकी कंप्लायंस का हमें पता लग जाता है कि वो रेगुलर दवा खा रहे हैं, और उसके बाद उनकी काउंसलिंग भी हो जाती है, और ज़रूरत होती है तो उस समय हम फिजिशियन से उनका कंसल्टेशन करा के उनका अगर कोई ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट भी उस समय करा देते हैं। जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को इस खास दिन के लिए चुना है, युवाओं को आपने खास तौर पे इसके साथ जोड़ने की बात करी, लेकिन जो आज का युवा है वो सारा सोशल मीडिया पर है। आपको नहीं लगता कि जो बाकी के डिजिटल मीडिया के या ब्रॉडकास्टिंग के जो बाकी के उपकरण हैं उनसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज का जो युवा है वो ज़्यादा है, और उसको आपने कितना इन्वॉल्व किया? हम बहुत रेगुलर बेसिस पे जो ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे हमारे क्लिप्स आते हैं जो पूरे अप्रूव्ड होते हैं NACO से, और उसमें सही जानकारी हमारे द्वारा उन क्लिप्स में दी जाती है, जिसमें चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इवन फेसबुक्स पे भी हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उस पे युवा एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रेक फ्री ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें वो डाउनलोड करके इसकी सही जानकारी, अगर उनको सस्पिशन लग रहा है तो वो उस पे अपने डाउट्स को डाल के उनकी जानकारी भी ले सकते हैं, और कहाँ कहाँ टेस्टिंग हो सकती है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, वो भी उनको पूरा उस ऐप के थ्रू मिल जाता है। जी। तो सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग, क्योंकि हमें युवाओं की सोच के साथ मैच करना ज़रूरी है, अगर हमें किसी बीमारी को इस तरह ख़त्म करना है, तो वो हमारा पूरा प्रयास है कि हम उस पर रेगुलरली एक्टिव रहें। जी, इसका एक दूसरा जो साइड देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग भी होती है और लोगों की तरफ से गलत भी समझी जाती है। इसके बारे में आप सोशल मीडिया यूज़र्स, स्पेशली युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आजकल के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस फैल जाती हैं और वो बिना कोई वेरीफाई करे उसको आगे आगे पास ऑन करता रहता है, और कई बार वो जो मिथ्स हैं वो रियलिटी में बदलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि एक आप जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं से उस जानकारी को लीजिए जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप उसको जो आपने जानकारी देखी उसको आप वेरीफाई करें पहले AI के माध्यम से कि कोई किसी तरह का ये मॉडिफाइड या गलत इन्फॉर्मेशन,
हाँ, तो वो उसको करके तभी आप उस जानकारी को आगे बढ़ाएं। दूसरा, हम लोग रेगुलर अपने स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अवेयरनेस कैंपेन्स लगाते हैं, उसमें आप लोग आएँ, ज्वाइन करें, पहले उसको समझें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अकेले मिलके इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। जब तक पूरे स्टेट का हर युवा, इवन हर आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा इस लड़ाई में, तब तक हम इस पे जीत पाना हमारा मुश्किल है। तो आप लोग उन अवेयरनेस कैंपेन्स में जो अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हम इवन मैराथन, वॉकेथॉन ये भी कराते हैं, उसका पर्पज़ ये है कि आप आइए, सही जानकारी हमसे लीजिए और अपने आसपास भी सही जानकारी को फैलाइए। एक रैंडम सी बात ऐसे मेरे जहन में आ रही है कि जब लोगों को ये पता चलता है, आप किसी गांव में गए हैं, आप किसी टाउन में गए हैं, लोगों को ये पता चलता है कि आप एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से आए हैं और अवेयरनेस के लिए आए हैं, क्या लोग अचानक से आ जाते हैं आपकी बात सुनने के लिए? नहीं, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम अपने ANMs, आशाज़ के माध्यम से, इवन गांव के कोई कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनके माध्यम से उनको बुलवाते हैं, उनको सही जानकारी देने के लिए इकट्ठा करते हैं। बट डेफिनेटली ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि लोगों को इस तरह से एकत्रित करके अवेयरनेस कैंपेन कराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम किसी भी तरह से उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई नुक्कड़ नाटक, हमारे फोक डांसेस, तो वो एड्स के ही ऊपर बेस्ड होते हैं। हम आज एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और हम अपनी ही हेल्थ के बारे में बात करने से इतना कतराते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों हमें अपनी सेहत के बारे में बात करने के लिए लोगों को खींच खींच के लाना पड़ता है? मुझे लगता है एज ए डॉक्टर भी मैं कहूँगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में किसी भी इंसान के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो आप ही को सफ़र करना होता है, और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ किसी भी हद तक हेल भी बन सकती है। तो बीमारी कोई भी हो, आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सही टाइम टू टाइम पे टेस्टिंग कराएं, और ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज संभव है। आप आए, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पे अप्रोच करें। आजकल हर तरह की स्क्रीनिंग सरकार द्वारा मुफ्त की जाती है, सब तरह की ट्रीटमेंट्स मुफ्त है हरियाणा गवर्नमेंट में, तो उनका आप पूरी तरह से लाभ उठाएं और अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जी, आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात की है, दवाइयाँ मुफ्त हैं और इलाज मुफ्त है, स्टिल हरियाणा सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जा रही है। किन लोगों को मिलती है, किन के लिए है, और क्या इसका दायरा है कि कब आप ले सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस? देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो HIV के पेशेंट्स को मिलती है वो 2250 रुपये पर मंथ मिलती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू हम देते हैं। उसमें जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से कम है और वो HIV पॉजिटिव है, चाहे परिवार में एक सदस्य है चाहे 4 हैं, सभी को अलग अलग मिलती है। और इसका एम, जो सरकार का एम है, वो ये है कि उनको किसी तरह से हम आर्थिक सहायता, या उनके आने जाने का कोई एक्सपेंस है, या वो डेली वेजर्स हैं तो उसका खर्चा, या पोषण, अच्छे पोषण के लिए जो सपोर्ट सरकार दे सकती है, तो इसका पर्पस ये है। बाकी ट्रीटमेंट सभी के लिए, चाहे किसी भी ग्रुप का पेशेंट है, इकोनॉमिक उसकी कैटेगरी चाहे कोई भी है, सभी के लिए मुफ्त टेस्टिंग एंड मुफ्त इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। जी, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि अगर आप पॉजिटिव आ गए और आपके बारे में किसी को पता ना चल जाए, गोपनीयता की बात आप करते हैं, कैसे आप सिक्योर रखते हैं जो डाटा है? देखिए, हमारा डेटा कभी भी हम नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सिर्फ हमारे पास ही होते हैं। हमारे पास मतलब मेरी एक टीम है जो कि देख रही है। इवन हम एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से शेयर नहीं करते, वो सिर्फ हरियाणा सैक्स के पास होगा या फिर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके पास होगा। तो किसी तरह से उस आदमी को कोई परेशानी ना हो, वो हम पूरा इंश्योर करते हैं। और इसके लिए एक्ट भी है, HIV प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जिसका पूरा पालन करना एक कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है, लीगल लॉ है, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी गैप वो अकॉर्डिंग टू एक्ट वो पनिशेबल है। तो उसके लिए अगर किसी को लगे भी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन
या कोई स्टिग्मेटिक बात उसके साथ उसके जो एम्प्लॉयमेंट प्लेस है या कोई कुलीग्स हैं या सोसाइटी है, तो 1097 एक टोल फ्री नंबर है जिस पे वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, या वो मेरे को एक लेटर के माध्यम से भी लिख सकते हैं। हम उसकी इंक्वायरी करा के और रिपोर्ट भी उस तक पहुंचाते हैं और उसके अगेंस्ट अगर ज़रूरत है तो हम एक्शन भी लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा ओम्बड्समैन, जिसमें डिविजनल कमिश्नर्स जो हमारे स्टेट के हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो अगर कोई इशू इतना बढ़ जाए कि उसमें ओम्बड्समैन का इन्वॉल्वमेंट करना पड़े तो वो भी एक ऑप्शन। वो इन्वॉल्वमेंट किन सिचुएशंस में हो सकता है? देखिए, अगर मोस्टली तो वो स्टिग्मा के लिए ही कंप्लेंट्स आती हैं। जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट में, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट में तो नहीं होता, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर को पता लग जाए और वो उसको नौकरी से निकाल दे। तो ये एक स्टिग्मेटिक बात है जो उसके साथ हो रही है, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर वो एजेंसी खुद हमारे कहने पे नहीं कर रही है तो हम केस ओम्बड्समैन को रेफर कर सकते हैं। जी, जाते जाते क्या संदेश आप लोगों को देना चाहती हैं, ख़ास तौर पे जब हम युवाओं को साथ में लेकर चल रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग ही नहीं, हमारे युवा भी जो इस देश का भविष्य हैं वो सुरक्षित रहें और इस बारे में खुलकर बात करें। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि HIV से इन्फेक्शन कोई स्टिग्मा की बात नहीं है, किसी तरह के कोई शर्म की बात नहीं है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि हम डॉक्टर हैं और हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर और स्टाफ नर्सेज रिस्क पे रहते हैं। तो किसी को भी कभी भी इन्फेक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, तो आप इसको स्टिग्मा लेके ना चलें, पूर्ण और सही जानकारी अपने तक रखें और इसके प्रिवेंशन के तरीके, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के तरीके आपको पता होने चाहिए, उसकी ज़रूर आप पालना करें, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा है। तो आप बचाव अपना करके चलें इस बीमारी से। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, HIV एक ऐसी बीमारी है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डेड होस्ट डिजीज़ कहते हैं। मतलब अगर ये किसी को हो जाती है, किसी भी प्राणी को अनफॉर्चुनेटली, तो अगर उससे आगे ट्रांसमिट नहीं होगी तो उसकी डेथ के साथ वायरस मर जाएगा, क्योंकि इसके ट्रांसमिशन के मोड्स बड़े स्पेसिफिक हैं। तो ये हमारे बात करने से, एयर ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, तो वो उस पेशेंट के साथ ही वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस बीमारी को अगर सभी लोग हाथ मिला के चलें और केयरफुल रहें, और इसका जो अभी हमारे सोसाइटी में अनडिटेक्टेड केसेस हैं उनको अगर हम डिटेक्ट करें तो इसका उनको हम डीलिंग कर सकते हैं, ट्रांसमिशन जो चेन है उससे, और हम इस बीमारी को पूर्णतया इस पे विजय पा सकते हैं और पूरी तरह से हम इस बीमारी, हरियाणा को और देश को HIV मुक्त कर सकते हैं। जी, तो और आशा की किरण जो है वो हमें सबको रखनी पड़ेगी अपने दिल में, और उसके लिए एक साथ मिलके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए मैं एक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हेल्थ मिनिस्टर मैम और ACS मैम के सहयोग से और उनकी ब्लेसिंग से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हरियाणा उन स्टेट में से है, कुछ गिने चुने 4-5 स्टेट हैं जिनके टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट अभी हमारे सुरक्षित कैटेगरी में आए हैं, जिसमें से कि हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांसमिशन रेंज के अभी बाहर आ गए हैं, अगर दोबारा से कोई ना फैले। तो कुरुक्षेत्र हमारा एक ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जो सुरक्षित कैटेगरी में आया है, और 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सक्षम कैटेगरी में आए हैं, तो उसमें भिवानी और कैथल हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो हरियाणा में हुई है, और इसी रेस को और इसी प्रोग्रेस के साथ बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि हम 1 दिसंबर 2026 से पहले अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को सुरक्षित कैटेगरी में लेके आएँ, जिससे कि ये ट्रांसमिशन HIV का रिस्क के लेस हो जाए, मतलब लेस देन द रिस्क रेट, और इस बीमारी पे हम काबू पा सकें। जी, और ये तभी पॉसिबल है अगर हम सब मिलकर चलते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं, लेकिन इस बात को मानते कितना है ये हमें खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैम ने बार बार यही कहा है कि हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए। हमारी खुद की जो डेली लाइफ की जो दिनचर्या है उसमें जो हमारे रूटीन्स के टास्क हैं उनके ऊपर हमारा कितना ध्यान है, कितने
सही ढंग से हम अपने जीवन में अपनी जो कह सकते हैं कि अपने जो भी हम कार्य करते हैं उनके लिए कितने सुचेत हैं, उनके ऊपर ध्यान देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और HIV एड्स से रिलेटेड आपके मन में जो शंकाएं थी, जो मिथ थी, और अगर स्पेशली स्टिग्मा वर्ड यूज़ करूं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिल के अंदर बहुत सारे डर हैं इस बीमारी को लेकर। आज की ये जो बातचीत है आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, और कुछ नया जो आपको अब तक नहीं पता था वो आज ज़रूर पता चला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुक्ता हमारे साथ आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन हरियाणा। नमस्कार।